स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत में अगर कोई भी कानून बनना है तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो बिल को पास कराना होता है पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ये बिल पास करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होंगे। तो अगर ये दो चीज हो गया तो जो बिल है वो आपका एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यही नियम आपको नेपाल के अंदर भी देखने को मिलेगा। नेपाल में क्या हुआ है कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 2006 का, उसके अंदर बदलाव किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये जो बदलाव है ये इंडियंस के फेवर में होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, वो इस बिल को साइन नहीं कर रही हैं। ऑल्दो वहां की पार्लियामेंट ने इसको 2 बार पास कर दिया है, लेकिन विद्या देवी भंडारी इसको पास नहीं कर रही हैं। ये आप देख पाओगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन नेपाल एंडोर्सेज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सेंट बैक बाय प्रेसिडेंट। तो इसको डिटेल में समझेंगे कि यहां पर ये बिल है क्या, ये कंट्रोवर्सी क्या है और इंडियंस के लिए इसमें क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की जो पूरी तैयारी है दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस की, ये आपको मिल जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट्स, क्योंकि यहां पर आपको कई फीचर्स मिलते हैं और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है वो है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हमारे एक्सपीरियंस से ये देखने को मिला है कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगातार इंप्रूव हुई है। अगर उन्होंने यहां पर पहले कुछ नहीं आता था, उसको लिखना स्टार्ट किया, तो अल्टीमेटली यहां पर जब वो मेंस एग्जाम में जाएंगे, लिखेंगे, तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बैच 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 2023 या फिर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 24 मंथ्स की ये पूरी वैलिडिटी मिलेगी। यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये आपको पूरा कोर्स मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो ये भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए हुआ क्या था कि पिछले महीने जो नेपाल के अंदर वहां की पार्लियामेंट है, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो भारत में जिस तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लोअर हाउस, लोकसभा जिसको भारत में कहते हैं, वैसे ही नेपाल के अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जब लोग डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और भेजते हैं तो वो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर टोटल 275 मेंबर्स हैं। तो नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा पिछले महीने ही यहां पर जो सिटीजनशिप के अंदर बदलाव करना है, और ये कौन से सिटीजनशिप के एक्ट की बात कर रहे हैं, 2006 में इसके अंदर चेंजेस किया गया था। ये वहां की पार्लियामेंट ने भेजा था ताकि प्रेसिडेंट उसको साइन करें, लेकिन नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अगस्त 16 को उन्होंने उसको वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन वापस से क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने सेम वही बिल वापस से विद्या देवी भंडारी को भेज दिया है। और मैं आपको बता दूं वैसे कि जिस तरह से भारत में भी ये होता है कि एक बार प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, अगर वही सेम बिल वापस से प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो साइन करना होता है। सेम नेपाल में भी ये चीज आपको लागू देखने को मिलेगी। अब हुआ क्या है कि अभी ये वाला जो बिल वापस से पास हुआ है, इसमें मैं आपको बता दूं टोटल 135 वोट्स फेवर में गए। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा पार्टीज को समझना जरूरी है ताकि आप नेपाल की पॉलिटिक्स थोड़ा सा समझ पाओ। आपको पता होगा यहां पर इस समय जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, शेर बहादुर देउबा, ये बिलोंग करते हैं नेपाली कांग्रेस। ये जो पार्टी है ना नेपाली कांग्रेस, इससे बिलोंग करते हैं। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे केपी ओली, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते थे, आपको पता होगा। सीपीएन, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो ये आपका केपी ओली की पार्टी है, अभी वो ऑपोजिशन में। पिछले साल ही आपको याद होगा कि यहां पर जो सरकार है वो बदल गई थी। पहले क्या था कि ये सीपीएन यूएमएल जो केपी ओली की पार्टी है, और ऊपर यहां पर देखिए सीपीएनएमसी माओइस्ट सेंटर, ये जो पार्टी है ना ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है। तो एक्चुअली जो पहले चुनाव हुआ था उसमें सीपीएनएमसी और सीपीएनयूएमएल ये दोनों ने मिलकर लड़ा था और यहां पर इन्होंने एक प्रकार से सरकार बनाई थी। लेकिन 2021 में पिछले साल ये सरकार टूट जाती है और जो सीपीएनएमसी है ये आपका नेपाली कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं और ये सरकार बना लेते हैं। तो ये वाला जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है,
ये अमेंडमेंट बेसिकली यहां पर जो इस समय प्रेजेंट की सरकार है, नेपाली कांग्रेस और ये जो लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, केपी ओली की पार्टी है, वो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रही है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि ये अमेंडमेंट अगर होता है तो ये इंडियंस के फेवर में होगा, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पा रहा है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को बस सिग्नेचर करना है, वो इसको नहीं कर पा रही हैं, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा इशू है क्या सिटीजनशिप का। देखो, नेपाल आपको पता होगा पहले राजशाही हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे। 2006 में मोनार्की से ये डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ा। धीरे धीरे करते करते कुछ इलेक्शंस हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फाइनली 2015 में वहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। तो आज के डेट में जो भी चल रहा है वो 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चल रहा है। और उस समय क्या था कि ये बोला गया कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है 2015 के जितने भी नेपाल के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनको नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप मिल जाएगा। नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है कि सरकार सिटीजनशिप दे देगी। तो 2015 के पहले जितने यहां पर नेपाली सिटीजन्स हैं उनको तो सिटीजनशिप दे दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनके जो बच्चे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिला। यहां पर यह बोला गया संविधान के अंदर कि सरकार को एक लॉ बनाना पड़ेगा, कानून पास करना पड़ेगा, उसके आधार पर बच्चों को सिटीजनशिप दिया जाएगा। और इसी की वजह से यहां पर यह चेंजेस लाना जरूरी था। तो ये अगर अमेंडमेंट बिल पास नहीं होगा तो जो बच्चे हैं वो अभी भी स्टेटलेस रहेंगे, उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू यहां पर चल रहा है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, नेपाल के अंदर आपको पता है जो विक्रम संवत, जो हिंदू कैलेंडर होता है ना, वो फॉलो किया जाता है। तो ये 2006 अगर हम बोलें तो 2006 बेसिकली इट इज 2063 इन नेपाल। तो 2006 आज के डेट में नेपाल में 2079 है विक्रम संवत के आधार पर, कैलेंडर के आधार पर, विच इज 2022 अभी का ये दोनों। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, यहां पर जो एक्ट आया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिक्कतें क्या हो रही हैं। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि जो सबसे मेन क्रिटिसिज्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2006 का, वो ये है कि जेंडर जस्टिस को जो है वो स्टैब्लिश नहीं करता है। मतलब कि जो एक तरफ महिला है, एक पुरुष है, दोनों को एक समानता के तौर पर रखना चाहिए, देखना चाहिए संविधान को, वो ये नहीं कर पाता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर है आर्टिकल 11(2)(b। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है नेपाल के अंदर और उसके माता या पिता यहां पर नेपाली सिटीजन हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपका नेपाली सिटीजन हो जाएगा। तो आई होप कि जैसे कि भारत के अंदर भी सेम लगभग यही है कि इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है, वैसे ही हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं जेंडर डिस्क्रिमिनैलिटी का कैसे आ रहा है। यहां पर आर्टिकल 11(5) है एक और, इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उस समय सिर्फ उसकी मां यहां पर है, नेपालीज मदर है, लेकिन उसका फादर अनआइडेंटिफाइड है, तो भी यहां पर उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि मदर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि फादर अनआइडेंटिफाइड है, मतलब फादर की पहचान नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये ह्यूमिलेटिंग किसी मदर के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि फादर के केस में ये चीज उससे नहीं पूछा जाता। फादर के केस में अगर कोई बच्चा होता है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता कि क्या उनकी मदर अनआइडेंटिफाइड है, नहीं है, क्योंकि मदर के केस में क्या है, ये बोला जा रहा है कि अगर आगे चलकर उनके फादर आइडेंटिफाइड हो गए तो उस केस में हो सकता है कि सिटीजनशिप कैंसिल किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम बेसिकली वहां पर चल रहा है। इन केस ऑफ नेपालीज फादर ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है नेपालीज फादर को, लेकिन इन केस ऑफ मदर ऐसा करना है। तो ये एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला हो गया। हमारे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे लिए कुछ और मुद्दा है यहां पर, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी हम नेपाल और भारत की बात करते हैं तो आपने बेटी रोटी का मुद्दा जो है अक्सर सुना होगा। बेटी रोटी जब मैं कहता हूं तो बेसिकली जो नेपालीज मैन है जो कि तराई रीजन में रह रहे हैं, अगर आप ये देखोगे नेपाल का मैप तो यहां पर जो सबसे लोअर सदर्न वाला पार्ट है, ये वाला जो पूरा नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, ये तराई रीजन बेसिकली कहा जाता है, जहां पर मधेसीज पार्टी जो है रिप्रेजेंट करती हैं। और इनका जो बॉर्डर आपको पता ही है, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहां तक पूरा आपको देखने को मिलता है। तो एक्चुअली क्या है, अभी तक क्या होता आ रहा था कि अगर कोई नेपालीज अगर मैन है, कोई पुरुष है, वो यूजुअली क्या करते हैं कि यहाँ पर बिहार बॉर्डर पर बहुत सारे मतलब जो एरियाज हैं जो कि बॉर्डर सटते हैं, यहाँ पर इंडियन वुमेन से शादी करते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या नियम चलता आ रहा था कि जब वो किसी भारतीय महिला से शादी करते हैं तो भारतीय महिला ऑब्वियस सी बात है नेपाल में जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए तो उनको 7 साल वेट करना होता है। 7 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है यहाँ पर। और सोच के देखिए,
तब तक यहां पर क्या होगा कि सच जो वुमेन हैं वो स्टेटलेस रहती हैं, उनके बच्चे भी जो है स्टेटलेस रहते हैं। तो ये अभी तक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चलता आ रहा था कि कोई भी नेपालीज मैन अगर इंडियन वुमेन से यहां पर शादी करता है और इंडियन वुमेन नेपाल में जाती है तो उसको सिटीजनशिप नहीं दिया जाता, 7 साल का वेट करना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था अभी तक नेपाल में। लेकिन ये वाला जो अमेंडमेंट बिल आया है बेसिकली वो इस कूलिंग ऑफ पीरियड को हटा देता है। कहने का मतलब है कि सिंपली जैसे ही यहां पर किसी पुरुष ने भारतीय महिला के साथ शादी किया तो ऑटोमेटिकली यहां पर उसको जो नेपाली का सिटीजनशिप है उस महिला को वो मिल जाएगा। तो उसके बच्चे हो या फिर वाइफ हो, किसी को भी स्टेटलेस नहीं रहना पड़ेगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा, जो भी बेनिफिट्स हैं वो यहां पर मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है यहां पर, तो इस दिक्कत को समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज में यहां पर डिवीजन हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है सीपीएन यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, वो इस कूलिंग ऑफ पीरियड को अभी भी रखना चाहती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सरकार है इस समय नेपालीज कांग्रेस है और ये जो पार्टीज हैं और जो स्पेशली मधेसीज पार्टीज हैं जो तराई बेल्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो यहां पर चाहती हैं कि नहीं जल्दी से ये आपका बिल पास हो और जो उनके कई सारे जो बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं जो कि स्टेटलेस हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाए। और अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहां पर चुनाव भी आने वाले हैं। 1-1.5 महीने के बाद नेपाल के अंदर चुनाव होने वाला है आपका, जिसमें तय होगा अल्टीमेटली कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो क्या है कि जो शेर बहादुर देउबा हैं नेपाली कांग्रेस के, ये इस पार्टी के, वो यहां पर इसको एज अ सक्सेस के तौर पर लोगों के पास ले आना चाहते हैं कि देखिए ये जो पूरा सिटीजनशिप एक्ट है वो हमने पास करा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इस समय प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, मैंने आपको बताया, वो इसको पास नहीं कर रही हैं। अब इसका सबसे मेन कारण मैं अगर आपको बताऊं तो विद्या देवी भंडारी को प्रेसिडेंट किसने बनाया था एक्चुअली, उस समय अगर आप देखोगे तो वो प्रेसिडेंट बनी थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ केपी शर्मा ओली। ये जो पार्टी है सीपीएन, उनके साथ मिलकर यहां पर वो प्रेसिडेंट बनी थी और वो उसी पार्टी से पहले बिलोंग करती थी। तो ज्यादातर यही देखने को मिला है कि वो इन्हीं पार्टी के द्वारा, जो केपी शर्मा ओली जो भी चाहते हैं लगभग वो उन्हीं के द्वारा किया जाता है, मतलब ज्यादातर ये देखने को मिलता है। वैसे हम यूजुअली यही देखते हैं ना कि जब कोई प्रेसिडेंट के पद पर आ जाता है, किसी पद पर आ जाता है, तो उसको वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहां पर वो नहीं हो रहा है। तो देखना होगा कि विद्या देवी भंडारी क्या इस अमेंडमेंट जो वापस से पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, क्या उसको उसके ऊपर सिग्नेचर करती हैं। कई बार तो कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि वो रिजाइन भी कर दें प्रेसिडेंट के पद से, देखना होगा। यहां पर आपको याद होगा पिछले साल भी यही हुआ था। पिछले साल यहां पर केपी शर्मा ओली चाहते थे कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और कहा कि नहीं, डिसॉल्व क्यों करना है, जब ऑलरेडी सरकार बन सकती है उसी पिछले वाले चुनाव से, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये आपको मेन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि विद्या देवी भंडारी इसको पास करती हैं कि नहीं। पास करती हैं तो ये भारत के फेवर में होगा, अदरवाइज अगेन यहां पर इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम चलता आ रहा था, 7 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड था, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। चलिए जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो प्रिंसिपल है सिंगल सिटीजनशिप का, वो हमने किस देश से लिया है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूं, वहां से आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप काफी अफोर्डेबल रेट्स पर कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।